हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7वीं का सामान्य विज्ञान विषय पढ़ेंगे। सामान्य विज्ञान में 11वां पाठ है कोशिका की रचना और सूक्ष्मजीव। कोशिका की रचना कैसी होती है और सूक्ष्म जीवों के बारे में इस पाठ में पढ़ेंगे। सजीवों का शरीर जिन सूक्ष्म घटकों से बना है उन घटकों को क्या कहते हैं? हमारा शरीर किन घटकों से बना है और क्या इन घटकों की संख्या सभी सजीवों में समान होती है? इस पर अब विचार करेंगे। तो हमारा जो शरीर है, सजीव हैं, इनके जो सूक्ष्म घटक है, ये शरीर जो है सूक्ष्म घटकों से बना हुआ है। जिन सूक्ष्म घटकों से बना हुआ है उसे ही कोशिका अर्थात सेल कहा जाता है। तो कोशिकामय रचना सभी सजीवों का प्रमुख लक्षण है। सभी सजीवों का प्रमुख लक्षण कोशिकामय रचना है कि शरीर की रचना कोशिकामय है। कोशिका सभी सजीवों की रचनात्मक तथा कार्यात्मक मूलभूत इकाई है। इसका जो है अध्ययन हम करेंगे। तो कोशिका सभी सजीवों की रचनात्मक तथा कार्यात्मक मूलभूत इकाई है, इसी का अध्ययन हम करेंगे। ये प्रवाह चित्र देखेंगे। प्रवाह संचित्र पूर्ण करो, यानी यह शब्द है, वाक्य है, बीच में खाली है, प्रकरण है, पुस्तक। एक पुस्तक बनने के लिए क्या होता है? पहला शब्द से पहले क्या आता है? यहाँ पे अक्षर कह सकते हैं, वर्ड या अक्षर। अक्षरों के मेल से, वर्णों के मेल से शब्द बनता है और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। वाक्यों के मेल से हम जो है कह सकते हैं कि एक अवतरण बना, ये पैराग्राफ भी कहते हो। और उसी तरह जो है कई पैराग्राफ मिलकर के एक प्रकरण यानी पाठ बनते हैं और कई पाठ मिलकर के एक पुस्तक तैयार होती है। तो इस तरह से देखते हैं कि एक पुस्तक तैयार होने के लिए कई घटक मिलकर के काम करते हैं। सबसे जो पहला घटक है वो अक्षर या वर्ड है। उसी तरह जो है सेल यानी कोशिका भी होती है। तो ऊपर दिए गए प्रवाह संचित्र में हमने पुस्तक की संगठनात्मक रचना देखी। उसी प्रकार सजीवों का संगठन स्तर होता है। कोशिका, उत्तक, इंद्रिय तंत्र, ये शारीरिक स्तर होते हैं। सभी सजीवों की रचना और कार्य कोशिका स्तर पर होता है। कोशिकाओं के आधार पर ही जीवन प्रक्रियाएं चलती हैं। सजीवों की जीवन प्रक्रियाएं कोशिकाओं के आधार पर ही चलती हैं। पर चित्र देख सकते हैं, ये हमारा शरीर है। ये जो है शरीर किन चीज़ों से बना है? यहाँ पे इसको जो सजीवों का संगठन है, इसको समझने के लिए आप सबसे नीचे स्तर पे कोशिकाओं को मिला करके उत्तक और उत्तक मिलकर के एक अंग तैयार करते हैं। कई उत्तक मिलते हैं तब अंग बनता है और कई अंग जब मिलते हैं तब हमारा इंद्रिय तंत्र बनता है और इंद्रिय तंत्र मिलकर के हमारा शरीर बनता है। तो इस तरह से हमारे शरीर का यानी सजीवों के शरीर का संगठन होता है। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 में कार्क के पेड़ की पतली काट लेकर के सूक्ष्मदर्शी से में देखा। उन्हें काट में मधुमक्खी के छत्ते की भांति अलग अलग खानों यानी कोश जैसी रचना दिखाई दी। इन खानों को उन्होंने कोशिका नाम दिया। जो खाना उन्हें दिखाई दिया उसे उन्होंने कोशिका नाम दिया। सेल का अर्थ है खाना या कोश। लैटिन भाषा में सेला का अर्थ है छोटा कमरा, उसी से इसका नाम सेल पड़ा हुआ है। यमजे स्लाइडेन और थियोडोर स्वान, इन दो वैज्ञानिकों ने 1829 में कोशिकाओं की रचना के संदर्भ में सिद्धांत प्रतिपादित किया। उन्होंने बताया सभी सजीव कोशिकाओं से बनते हैं
और सजीवों का मूलभूत घटक कोशिका है। सभी सजीव जो है कोशिकाओं से ही बनते हैं। सभी सजीवों का जो मूलभूत घटक है वो कोशिका है। 1885 में आर विर्सा ने सभी कोशिकाओं का जन्म पहले से निर्मित कोशिकाओं से ही होता है स्पष्ट किया है। अभी देखेंगे कोशिकाओं का मापन कैसे करेंगे और निरीक्षण कैसे करेंगे। मेजरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ सेल्स। यहाँ पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में देख सकते हैं इसमें कौन कौन से भाग हैं। इस सूक्ष्मदर्शी में पहले इसको देखते हैं। यह आधार है जिस पर जो है सूक्ष्मदर्शी रहती है। यहाँ पे इसका प्रकाश स्रोत है, यहाँ से प्रकाश मिलता है। इसका मंच है, वास्तु लेंस है, यहाँ पर ये नलिका है और इधर सूक्ष्म समायोजक है। यहाँ पे स्थूल समायोजक है। ये जो है नेत्रिका यानी यहाँ से देखा जाता है। तो जो है ये अलग अलग भागों के नाम लिखे हुए हैं। तो कैसे देखते हैं कोशिका को, तो सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके कैसे देखते हैं। एंटोन लीवेखाक ने 1673 में अलग अलग लेंस एकत्र कर सूक्ष्मदर्शी नामक उपकरण बनाया। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जीवाणु आदि जीवी की जीवित कोशिकाओं का सर्वप्रथम निरीक्षण किया। सबसे पहले एंटोन लीवेखाक ने 1673 में जो है सूक्ष्मदर्शी यंत्र बनाया और उन्होंने जो है सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जीवाणु आदि जीवों की जीवित कोशिकाओं का निरीक्षण किया। कोशिकाएं अत्यंत सूक्ष्म होती हैं। अपनी निरीह आंखों से हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। केवल आंखों से हम उन्हें देख नहीं पाते हैं। कोशिकाओं के आयतन के मापन के लिए माइक्रोमीटर तथा नैनोमीटर इन इकाइयों का उपयोग किया जाता है। कोशिकाओं का निरीक्षण करने के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। इसमें लेंस के कारण कांचपट्टी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब का अभिवर्धन होता है, यानी जो है प्रतिबिंब बड़ा होकर के दिखता है, इसलिए उसे आंखों से देख पाते हैं। ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो आपने देखा इसके भागों को, तो इसकी सहायता से देख पाते हैं। मापन के लिए जो है माइक्रोमीटर नैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। इसको देख सकते हैं कि माइक्रोमीटर नैनोमीटर कितने बड़े हो सकते हैं, इसे देख सकते हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है जो है, या 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है, ऐसा कह सकते हैं। 1 सेंटीमीटर आप समझ सकते हैं कितना बड़ा होता है, वो 10 मिलीमीटर होता है। और 10 मिलीमीटर में से 1 मिलीमीटर लेकर के आप समझ सकते हैं कि 1000 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। 1 मिलीमीटर जो होता है वो 1000 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 माइक्रोमीटर 1000 नैनोमीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पे मिलीमीटर से छोटा माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर से छोटा नैनोमीटर होता है। और कितना छोटा होता है समझ सकते हैं। जो है सूक्ष्म जीवों को मापने के लिए माइक्रोमीटर और नैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे कुछ आप करके देख सकते हैं। प्याज की एक फांक लेकर के, प्याज की फांक है यानी प्याज काटते ही हैं, तो प्याज की एक फांक लेकर के उसके अंदरूनी अवतल भाग की सतह से पतली परत हल्के से अलग करके और उसे कांच पट्टी पर लेकर के उस पर पानी की बूंद डाल करके जो है ऐसा करते समय प्याज की परत मुड़ न जाए, इसका भी ध्यान रखना है, यानी परत सीधी हो। अब इस पर आयोडीन इसोसिन के तनु द्रवण की एक बूंद डाल करके संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के 10x लेंस के नीचे निरीक्षण करें। उसके पहले परत पर आच्छादन कांच रखना न भूलें, यानी आच्छादन कांच रख करके तब इसका निरीक्षण करें।
तो ऊपर दी गई कृति की तरह योग्य कृति करके और वनस्पतियों के विभिन्न अंगों की कोशिकाएं जैसे पत्तियां, तने की छाल, जड़ के सिरे का भी निरीक्षण कर सकते हैं। जो है इस तरह से हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करके विभिन्न कोशिकाओं का अध्ययन कर सकते हैं। कोशिकाओं का आकार कैसा होता है? सेल साइज। सजीवों की कोशिकाओं के आकार में विविधता होती है। उनका आकार प्रमुख रूप से उनके कार्यों से जुड़ा हुआ होता है। जिस तरह का उनका कार्य होता है उस तरह का उनका आकार भी होता है। कोशिकाओं के विभिन्न आकार नीचे दर्शाए गए हैं, यानी ये चित्र में विभिन्न प्रकार के आकार दर्शाए गए हैं। जो है कोशिकाओं का यहाँ पर देख सकते हैं। एक अमीबा इसको कहा जाता है, इसको स्पायरागोरा कहा जाता है। इसका आकार इस तरह, बसा कोशिका है इस तरह, ये बीजांड है, ये चेता कोशिका है इस तरह से, ये अस्थि पेशी है इसका आकार इस तरह से है। लाल रक्त कणिका ये रक्त में होता है। सतह पर स्थित कोशिका इस तरह की होती है। मांसपेशी की ये जो है बनावट है, ये जो है शुक्र कोशिका है। इस तरह से अलग अलग जो है तरह के आकार के कोशिकाएं दर्शाई गई हैं। तो गोलाकार, बेलनाकार, स्तंभाकार, सर्पिलाकार, सर्प के आकार का, अंडाकार, आयताकार, इस तरह से विभिन्न आकार वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। सजीवों की जीवन प्रक्रियाएं सुचारू रूप से चलाने के लिए कोशिका में विभिन्न घटक होते हैं। इन्हें कोशिका अंगक कहते हैं। इन अंगकों का जो है अध्ययन हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग इनका विस्तार पूर्व अध्ययन करने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि इनकी सहायता से अति सूक्ष्म घटकों के प्रतिबिंब का आवर्धन करके यानी बड़ा करके उसके 2 अरब गुना बड़ा करके उन्हें प्रतिबिंब का अध्ययन किया जाता है। प्रमुख रूप से इन कोशिकाओं के 2 प्रकार वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका है। ये कोशिकाएं कोशिका पटल से आबद्ध कोशिका अंगकों से बनी हुई होती हैं। वनस्पति कोशिका के चारों ओर स्वतंत्र कोशिका भित्ति होती है। इस कारण उसे विशेष आकार प्राप्त होता है। उसी प्रकार वनस्पति कोशिका में बड़े आकार वाली रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। ये सभी दृश्य केंद्र की कोशिका हैं। यहाँ पर जो है कोशिकाओं का चित्र दिया गया है, देख सकते हैं। जो है वनस्पति कोशिका है ये, और इधर ये प्राणी कोशिका है। इनके अंगों का नाम देख सकते हैं, इसमें कौन कौन से अंग है। ये वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति इधर है, हरित लवक इधर अंदर है, कोशिका द्रव ये बीच का भाग जो द्रव के जैसा होता है कोशिका द्रव है। मुक्त राइबोसोम इधर इस तरह का भाग जो होता है इसको मुक्त राइबोसोम कहते हैं। कोशिका पटल ये जो है इस तरह का जो भाग है यहाँ पे किनारे, इसको कोशिका पटल कहते हैं। गाल्गी संकुल ये जो है इस तरह का भाग है, गाल्गी संकुल है। केंद्रक इस भाग को केंद्रक कहते हैं। आंतर द्रव्य जालिका ये जो है इस तरह का भाग जो है इसको आंतर द्रव्य जालिका कहते हैं। इधर अंदर जो ये भाग है खाली जगह है इसको रिक्तिका कहते हैं, और इस तरह का जो भाग है इसको तंतु कणिका कहते हैं। तो इस तरह से ये वनस्पतियों की कोशिकाओं के भाग है। ये जो है प्राणियों की कोशिका है, इसमें जो है ये मुक्त राइबोसोम इसमें भी होता है, यानी कुछ चीजें जो वनस्पतियों में हैं वो प्राणियों में भी हैं। लयकायिका ये जो है इसमें प्राणी में है, इधर होता है। कोशिका पटल दोनों में होता है। गाल्गी संकुल इधर भी है इधर भी, यानी दोनों में है। केंद्रक दोनों में है, इसका केंद्रक इधर है और इसका केंद्रक इधर है। आंतरद्रव्य जालिका दोनों में है, यहाँ पर प्राणियों में यहाँ पर ये आंतरद्रव्य जालिका इस तरह होती है। रिक्तिका भी दोनों में है, वनस्पतियों में भी है प्राणियों में भी है। तंतु कणिका भी दोनों में है, ये जो है प्राणियों में यहाँ पर दिखाया गया है, वनस्पतियों में यहाँ पे दिखाया गया है। ये तंतु कणिका दोनों में होता है। तो कुछ अंग जैसे हैं जो वनस्पति और प्राणी दोनों में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति
क्या है? कोशिका भित्ति कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है। कोशिका भित्ति केवल वनस्पतियों में ही पाई जाती है। कोशिका भित्ति यह केवल वनस्पतियों में ही पाई जाती है। कोशिका पटल यह एक प्रकार का पतला आवरण है। यह अत्यंत नाजुक लचीली झिल्ली है। यह प्राणी कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है। कोशिका पटल यह एक प्रकार का पतला आवरण है। यह अत्यंत नाजुक लचीली झिल्ली है। यह प्राणी कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है। कोशिका द्रव्य कोशिकाओं में कोशिका केंद्रक के अतिरिक्त जो द्रव रूप भाग होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य कोशिका पटल और केंद्रक के बीच वाले अंतराल में होता है। कोशिका के विभिन्न अंगक कोशिका द्रव में बिखरे हुए होते हैं। कोशिका अंगक इनमें प्रमुख रूप से केंद्रक, आंतरद्रव्य जालिका, गाल्गी पिंड, लयकायिका, रिक्तिका, तंतुकणिका, लवक का समावेश होता है। हरित लवक केवल वनस्पति कोशिका में ही होता है। वनस्पति और प्राणी कोशिकाओं में समान तथा अलग घटक कौन से हैं, इसे देखना है। केंद्रक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंगक है। केंद्रक के चारों ओर दोहरा सछिद्र केंद्रक पटल होता है। कोशिका के सभी कार्य केंद्रक नियंत्रित करता है। आंतरद्रव्य जालिका यह एक विस्तृत जालीदार अंगक है। यह राइबोसोम द्वारा बनाए गए प्रथिनों में आवश्यक बदलाव कर उन्हें गाल्गी संकुल के पास परिवहित करता है। गाल्गी संकुल अनेक चपटी थैलियों जैसे भागों से बनता है। प्रथिनों का सुयोग्य वितरण करने का कार्य गाल्गी संकुल द्वारा किया जाता है। तंतुकणिका और लवक ये दोहरे आवरण वाले अंगक हैं। तंतुकणिकाएं ऊर्जा निर्माण करती हैं, इसलिए उन्हें कोशिका का ऊर्जा केंद्र कहा जाता है। वनस्पति कोशिकाओं के हरित लवक प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। रिक्तिका कोशिकाओं के वर्ज्य पदार्थों का निकास करने का कार्य करती है। प्राणी कोशिका में छोटे आकार वाली एक से अधिक रिक्तिकाएं होती हैं और वनस्पति कोशिका में एक ही बड़ी रिक्तिका होती है। अभी हम सूक्ष्म जीव क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव जो है, जिसे आप कुछ प्राणियों को जानते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, घोंघा, हाथी, कबूतर, कृमि। ये जो है इनका आकार के अनुसार वर्गीकरण करेंगे तो आप बड़े कुछ जो है बड़े सजीव हैं तो कुछ बहुत छोटे हैं, कुछ ज़्यादा ही छोटे हैं, तो इस तरह से इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। पृथ्वी पर असंख्य सजीव हैं। उनमें से जो निरी आँखों की सहायता से नहीं दिखते हैं उन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं। ऐसे सजीवों को सूक्ष्मजीव कहते हैं। सूक्ष्मजीवों की उपस्थिति ऑकरेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास हवा, पानी, जमीन, अन्य पदार्थ, गंदला पानी, कचरा, इनके साथ साथ वनस्पतियां, प्राणी और मानव शरीर में सूक्ष्मजीवों का अस्तित्व होता है। इनमें से कुछ सूक्ष्मजीव अकेले रहते हैं, उदाहरण के लिए अमीबा, पैरामीशियम, जबकि कुछ सूक्ष्मजीव बड़ी संख्या में बस्ती सी बनाकर रहते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव मृत वनस्पति प्राणियों के अवशेषों पर निर्वाह करते हैं। सूक्ष्मजीवों का निरीक्षण और मापन। डबल रोटी या रोटी का एक टुकड़ा लेकर के उसे थोड़ा भिगो करके एक डिब्बे में 3-4 दिन बंद करके रखें। फिर 3 से 4 दिन बाद जब डिब्बे को में रखी डबल रोटी के टुकड़े का निरीक्षण करने के लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आवर्धक लेंस का उपयोग करेंगे। इसी तरह गंदले अथवा छोटे छोटे गड्ढों में जमा पानी की एक बूंद लेकर के कांच की पट्टी पर लेकर के उसे सूक्ष्मदर्शी से निरीक्षण कर सकते हैं। दही, छाछ की एक बूंद भी कांच की पट्टी पर लेकर के उसका भी सूक्ष्मदर्शी द्वारा निरीक्षण कर सकते हैं। तो इन निरीक्षणों के आधार पर हमें बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव दिखाई देंगे उन्हें हमें लिखना है अपनी कॉपी में उनका
चित्र भी बनाना है। क्या आप जानते हैं 100 माइक्रोमीटर से छोटी वस्तु हम निरी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो जो वस्तु 100 माइक्रोमीटर से कम होती है वह हमारी आंखों से नहीं दिखाई देता है। कांच पट्टियां बना करके सूक्ष्म जीवों का सूक्ष्मदर्शी की सहायता से निरीक्षण किया जाता है, परंतु जब 1000 गुना आवर्धन भी अधूरा पड़ता है तब सूक्ष्म जीवों के अध्ययन के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना पड़ता है। कुछ सूक्ष्म जीवों के आकार जैसे पैरामीशियम लगभग 100 माइक्रोमीटर, विषम ज्वर जो टाइफाइड का जीवाणु है 1 से 3 माइक्रोमीटर, पोलियो का विषाणु ये जो है 28 नैनोमीटर, सूक्ष्म जीव का आकार 100 माइक्रोमीटर से कम होता है। इतने छोटे आकार वाले होते हुए भी सूक्ष्म जीवों की कोशिका सभी जीवन प्रक्रियाएं संपन्न करती हैं। सूक्ष्म जीवों का स्वरूप नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है कुछ चित्र नीचे दिखाई दे रहे हैं, उनके आकार के संबंध में आप समझ सकते हैं। ये जो है अलग अलग आकार के सूक्ष्म जीव आपको दिखाई दे रहे हैं। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं जो कि जगह जगह पे अलग अलग स्थानों पर पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जैसे डबल रोटी पर उगने वाली फफूंदी, छोटे गड्ढों में जमे हुए पानी के शैवाल के तंतु बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं। बहुत से सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय होते हैं। इनमें से कुछ जैसे जीवाणु, विषाणु सूक्ष्म जीवों की कोशिकाओं की रचना थोड़ी सी भिन्न होती है। इन कोशिकाओं में दृश्य केंद्र की कोशिकाओं में पाए जाने वाले कोशिका पटल से आबद्ध कोशिका अंगक नहीं दिखाई देते हैं। इनमें केवल प्रद्रव्य पटल, कोशिका द्रव्य और केंद्र का पाए जाते हैं, इसलिए इसे आदि केंद्र की कोशिका कहते हैं। जो है ये आदि केंद्र की कोशिका है, इसको जो है चित्र में देख सकते हैं। इसमें क्या क्या है, ये कशाभिका है, बाहर की तरफ जो दिख रहा है ये संपुष्टिका है, इसका भाग है। कोशिका पटल ही पीले कलर में दिखाया गया है। प्रद्रव्य पटल ये जो है ग्रीन कलर में दिखाया गया है। केंद्र काप अंदर की कलर जो है अंदर का भाग है, इसको केंद्र काप कहते हैं। कोशिका द्रव्य ये द्रव के जैसा भाग अंदर रहता है, उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। राइबोसोम ये जो है छोटे छोटे ये जो चित्र दिख रहे हैं इसको राइबोसोम कहते हैं। प्लाज्मिड ये जो इस तरह से रेड कलर में है इसको प्लाज्मिड कहते हैं। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि, जो सूक्ष्म जीव है इनमें वृद्धि कैसे होती है। प्रत्येक सूक्ष्म जीव की वृद्धि और प्रजनन होने के लिए विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता होती है। विशिष्ट वातावरण में इनमें वृद्धि होती है। कुछ सूक्ष्म जीव बिना ऑक्सीजन के बढ़ सकते हैं। समुद्र तल, ध्रुवीय प्रदेशों की बर्फ, गर्म पानी के झरने जैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कुछ सूक्ष्म जीव बने रहते हैं। ऐसे समय पर सूक्ष्म जीव अपनी चारों ओर कठोर कवच बना करके अपनी जीवन प्रक्रियाएं रोक देते हैं। परिस्थिति अनुकूल होने पर कवच से बाहर निकलते हैं और अपनी जीवन प्रक्रियाएं फिर से शुरू करते हैं। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि कहाँ होती है। माध्यम है मिट्टी, पानी, सड़ने वाले पदार्थ, इनमें इनकी वृद्धि होती है। तापमान कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, ये 25 डिग्री से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान में ये वृद्धि करते हैं। पोषण, विशिष्ट पोषक द्रव्य जैसे शैवाल, पर्णहरित, ऑक्सीजन इनका पोषण है। वातावरण गीला, नम और पोषण हल्का गर्म इनको चाहिए। आकार और जीवन प्रक्रियाओं के अनुसार सूक्ष्म जीवों का शैवाल, कवक, आदि जीव, जीवाणु, विषाणुओं में वर्गीकरण किया जाता है। उपयुक्त सजीव यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ सजीव ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए उपयोगी होते हैं। इसका अध्ययन हम कर सकते हैं। 2 गमले लेकर के उनका ए और बी नाम दे करके, गमला ए में मिट्टी में खरपतवार, गोबर, फल के छिलके, सब्जियों के डंठल, कागज के टुकड़े इस तरह से कचरा मिला करके
भरें। गमले में मिट्टी में टूटे कांच के टुकड़े, धातुओं की टूटी फूटी वस्तुएं, प्लास्टिक की थैलियां मिला करके बाग में इन गमलों को एक जगह पर रख दें। 3 से 4 सप्ताह बाद दोनों का निरीक्षण करें तो क्या दिखाई देगा। गमला बी का कचरा क्या वैसे का वैसे रहा, गमला ए का कचरा कहाँ गया, क्यों? तो गमला बी का कचरा देखेंगे तो वैसे का वैसे बना है, लेकिन गमला ए का कचरा जो है परिवर्तित हो गया है, वो समाप्त हो गया है। तो कहाँ गया? गोबर और मिट्टी के सूक्ष्म जीव भोजन पाने के लिए कचरे का विघटन करते हैं। कुछ ही दिनों में कचरे का उत्कृष्ट उर्वरक में रूपांतरण होता है, वह परिसर की स्वच्छता भी बनी रहती है। कचरे की तरह घरेलू गंदे पानी का व्यवस्थापन करते समय कार्बनिक पदार्थ शीघ्रता से सड़ने के लिए पानी में सूक्ष्म जीव छोड़े जाते हैं। अब जानते हैं गीला और सूखा कचरा अलग क्यों किया जाता है। अभी जो है हर जगह लिखा रहता है गीला कचरा सूखा कचरा, दो अलग अलग जगहों पे डालने के लिए कहा जाता है। तो यही कारण है, गीला कचरा जो होता है उसे सूक्ष्म जीव नष्ट करके जो है कंपोस्ट की खाद बना सकते हैं। सूखा कचरा जो है वैसे का वैसे रहता है, इसलिए दोनों अलग करने से कचरे का व्यवस्थापन करने में आसानी होती है। मेथी, मटर, सेम की फली, इनकी पौधों की जड़ों का निरीक्षण करेंगे तो जड़ों में गांठें क्यों होती हैं। तो ये जो है इनकी जड़ों में गांठें, इसका कारण है दलहनों की जड़ों में पाई जाने वाली गांठों में मिट्टी में पाए जाने वाले जो कुछ सूक्ष्म जीव हैं हवा के नाइट्रोजन का उसके यौगिकों में रूपांतरण करते हैं। इसकी जानकारी जो है अपनी पिछली पार्ट में की है। ये यौगिक दलहनों में प्रथिन का अनुपात बढ़ाते हैं, इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। इसके लिए आप जो है प्रकल्प भी दिया गया है, शहर के बाहर का कचरा डिपो देखने जा सकते हैं, या बड़े बड़े गड्ढों में जो कचरा गाड़ा जाता है उनके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है देख सकते हैं। अब घर में देखते हैं कि माँ दूध से दही कैसे बनाती है। गुनगुने दूध में दही या छाछ की कुछ बूंदें मिला करके 8 से 10 घंटे तुलनात्मक रूप से थोड़ी गर्म जगह पर रखने पर दही में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि शीघ्रता से होती है और दूध का रूपांतरण दही में होता है। छाछ, मक्खन, चीज और अन्य दुग्धजन्य पदार्थ तैयार करने में सूक्ष्म जीव उपयोगी होते हैं। इसी तरह कीड़वन सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं द्वारा कुछ पदार्थों का अन्य कार्बनिक पदार्थों में रूपांतरण होने की रासायनिक अभिक्रिया को कीड़वन अथवा खट्टापन आना अथवा सड़ना कहते हैं। इस अपक्रिया में उष्मा का निर्माण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसें तैयार होती हैं। वे गैसें पदार्थ का आयतन बढ़ाती हैं, उदाहरण के लिए डबल रोटी, इडली के आटे का फूलना। इन गैसों के बाहर निकलते समय पदार्थ में झाग उत्पन्न होता है। दूध से दही बनाना, फलों और अनाज से अल्कोहल तैयार करना, आटे से डबल रोटी बनाना, इसी तरह साइट्रिक अम्ल, जीवन सत्व और प्रतिजैविक निर्मित में कीड़वन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। आप देखेंगे तो सूजी, इडली, भटूरे, नान बनाते समय उसमें दही मिलाई जाती है। तो क्यों मिलाई जाती है? दही, इडली और डोसा जैसे पदार्थ सुपाचक कैसे बनते हैं, जल्दी पचते कैसे हैं? तो अनाज का आटा फूलों के रस में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होने दे तो अपनी वृद्धि और पुनरुत्पादन करते समय वे इन पदार्थों का अपघटन करते हैं। इससे नए रसायनों की निर्मित होती है। इस गुणधर्म को दृष्टिगत रखते हुए हमारे दैनिक उपयोग में अनेक पदार्थ सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनाए जाते हैं। यदि कोई बीमार होता है तो डॉक्टर कभी कभी पेनिसिलिन जैसी औषधि की कैप्सूल देते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं। ऐसे विशिष्ट प्रकार की औषधियां रोग कारक जंतु का नाश करती हैं और उनकी वृद्धि रोकती हैं। इन औषधियों को प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स कहते हैं कि जो है
जब भी डॉक्टर दिखता है तो एंटीबायोटिक्स दवा देते हैं। विशिष्ट प्रजाति के सूक्ष्म जीवों की सहायता से प्रतिजैविक बनाए जाते हैं। ये जो है विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों की सहायता से ही बनाए जाते हैं। पहले दुर्दम्य माने जाने वाले क्षय जो है, जिसको टीबी कहते हैं, विषम ज्वर, हैजा जैसे अनेक रोग प्रतिजैविकों के उपयोग से नियंत्रण में लाए गए हैं। अब इन्हें नियंत्रित किया गया है। पालतू जानवरों के भोजन में प्रतिजैविक मिलाकर उनका रोगों से बचाव किया जा सकता है। वनस्पतियों में होने वाले रोगों पर भी प्रतिजैविकों का उपयोग कर नियंत्रण पाया जा सकता है। प्रतिजैविक रोगों पर रोक लगाने के लिए होते हैं, परंतु चिकित्सकीय सलाह के बिना इन औषधियों का उपयोग करना हानिकारक है। इसलिए डॉक्टर की सलाह के अनुसार उनकी मात्रा पूरी करना आवश्यक है। इसी तरह बदन दर्द, सिर दर्द, जुकाम जैसी बीमारियों के लिए हमें अपने आप दवाई खरीदकर नहीं खानी चाहिए। छोटे बच्चों को निश्चित दिनों के अंतर से टीकाकरण क्यों किया जाता है, या टीका क्या है आप जानते हैं। लसीकरण, टीकाकरण क्यों किया जाता है, तो आप जो है उनके अंदर रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ाने वाला जो होता है टीका सूक्ष्म जीवों की सहायता से प्रयोगशाला में बनाया जाता है। विशिष्ट रोग का टीका हमने लगवाया है या लगवाए होंगे तो हमारे शरीर की रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ती है और वह रोग होने की आशंका न के बराबर होती है। अभी जो है जो कोविड-19 चल रहा है, कोरोना जिसको कहते हो, अभी इसी जो है टीके का इंतजार कर रहे हैं सभी लोग कि टीका आएगा तो हमारे अंदर रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ जाएगी, तो हमें यह रोग नहीं होगा। तो चमड़े पर प्रक्रिया करना, सन के पौधे से पटसन के धागे प्राप्त करना, इन प्रक्रियाओं में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। कुछ सूक्ष्म जीवों की वृद्धि तेल पर होती है। ऐसे सूक्ष्म जीवों की मदद से समुद्र में हुए तेल के रिसाव से बनी तेल की परत हटाकर पानी को स्वच्छ किया जाता है। खेतों की खरपतवार और कूड़ा, मानवीय मलमूत्र, घर का गीला कचरा इकट्ठा कर बायोगैस संयंत्रों के माध्यम से जैव गैस और खाद निर्मित की जाती है। कुछ उपद्रवी सूक्ष्म जीव हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि नुकसान करते हैं। आप जानते हैं कि जो बहुत दिन से कोई चीज रखा जाता है, जिसे बहुत दिनों तक बंद रखा हुआ मुरब्बा, अचार की बरनी खोलने पर उन पर कभी कभी सफेद रंग की चकती जैसी परत जमी हुई दिखती है अथवा काले रंग के कण दिखते हैं। गर्मी के दिनों में दूध, मांस खराब हो जाता है। बासी गीले अन्य पदार्थों पर फफूंदी की वृद्धि होती है। ऐसे अन्न जिस पर फफूंदी की परत जमी हो उसका हम क्या करते हैं और क्यों उसे हम नहीं खाते हैं, क्यों? क्योंकि नुकसान करेगा, ऐसा जो है चीज प्रयोग में नहीं लाया जाता है। अन्य विषाक्तता यानी उनके अंदर जो है विष की मात्रा बढ़ जाती है। फूड पॉइजनिंग, कभी कभी जो है ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, उल्टी जुलाब होने लगता है, तो डॉक्टर देखने की बात कहता है कि फूड पॉइजनिंग हो चुका है। तो स्वयं पोषण करते समय कुछ सूक्ष्म जीव विषैले पदार्थों को एंटोरोटाजिक्स जो है होते हैं अन्न में मिलाते हैं। ऐसे अन्न का सेवन करने से हमें उल्टी, दस्त जैसी परेशानी होती है। हमें हमेशा ताज़ा और ढका हुआ खाना खाना चाहिए। उबला हुआ पानी पीना चाहिए। खांसते छींकते समय मुंह पर रुमाल ढक लेना चाहिए। घर के आसपास कूड़ा या पानी जमने नहीं देना चाहिए। रोग कारक सूक्ष्म जीव, इनसे रोग होता है। जलाशय के आसपास की अस्वच्छता और घरेलू गंदे पानी के संपर्क में आने से दूषित हुए पानी में तथा बासी खुले रखे हुए जिस पर मक्खियां बैठी हो अन्न और सूक्ष्म जीव होते हैं। ऐसे दूषित अन्न का सेवन करने पर विषम ज्वर, कॉलरा, पीलिया, गैस्ट्रो जैसे आहार नाल से जुड़े रोग होते हैं। श्वास नली के रोग से ग्रस्त व्यक्ति के खांसने
और छींकने से उस रोग के सूक्ष्म जीव हवा में फैलते हैं। सांस लेने पर स्वस्थ व्यक्ति के श्वसन संस्थान में जाकर के जुकाम, खांसी, घटसर्प, निमोनिया, क्षय जैसे रोग हो सकते हैं। कचरे के ढेर, गटर, जमा हुआ पानी, ऐसे स्थानों पर मच्छर की उत्पत्ति होती है। मादा मच्छर के दंश से काटने से मलेरिया, डेंगू, हाथी रोग, पीत ज्वर जो है, चिकनगुनिया, जीका ज्वर जैसे रोग के कारक सूक्ष्म जीवों के मानव शरीर में प्रवेश करने की संभावना होती है। स्वच्छ भारत अभियान क्या है? लगभग 80% बीमारियां अस्वच्छता के कारण होती हैं। परिसर स्वच्छ रखना, इधर उधर कचरा न फेंकना, खुले में शौच न करना संसर्गजन्य रोगों की रोकथाम करने के सबसे सरल उपाय हैं। अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता के साथ साथ सार्वजनिक स्वच्छता के विषय में भी जागरूकता निर्माण करने के लिए देश भर में स्वच्छ भारत अभियान राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में अनेक वर्षों से कार्यान्वित है, चल रहा है। तो हम भी अपनी पाठशाला यानी अपना परिसर स्वच्छ रखें। ये जो है आप स्कूलों में करते हैं, अपने घरों में करें। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको देखना चाहिए, जैसे क्या घर के पानी की टंकी और उसका पानी स्वच्छ है, जहां आपका पानी जमा किया जाता है, क्या उस पानी की टंकी और पानी दोनों स्वच्छ है? क्या विद्यालय की पानी की टंकी और स्वच्छता गृह स्वच्छ हैं? क्या घर के आसपास खुले में रखे गमले, टायर, प्लास्टिक के डिब्बों आदि में पानी इकट्ठा हुआ है? पानी के बर्तन, पानी की टंकी कितने दिनों से में साफ की जाती है, इनको देखना चाहिए। अगर उचित इनका रखरखाव नहीं किया जा रहा है तो उस पर उनका उचित रखरखाव होना चाहिए। आपको बुखार आता है तो हम कहते हैं कि हमें बुखार आया है, अर्थात निश्चित रूप से क्या होता है, हमारे शरीर का तापमान बढ़ जाता है। मानव शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी हमारे शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। शरीर में सूक्ष्म जीवों का प्रवेश होने पर रक्त की प्रतिकार व्यवस्था अपना काम शुरू कर देती है। शरीर का तापमान बढ़ने के कारण सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। जख्म भरते समय वह जगह थोड़ी गर्म लगने का यही कारण है। मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तथा सूक्ष्म जीवों की अधिकतम वृद्धि होने का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका परस्पर संबंध कैसे स्थापित करेंगे? वर्षा ऋतु में कपड़े नम रह जाने पर क्या होता है? टाट और पटसन की थैलियों पर काले सफेद दाग किसके होते हैं? चमड़े के बटुए, पर्स, पट्टा, जूते, इन सभी को पॉलिश लगा करके ही क्यों रखा जाता है? पुराने रबड़, कागज, नोट, इन पर पाउडर जैसा कौन सा पदार्थ दिखाई देता है? तो ये जो है परिवर्तन होता है, इनको आप देख सकते हैं। तो ऊपर बताए गए सभी पदार्थ जैसे सूती कपड़े, टाट पटसन, कागज, रबड़, ये वनस्पति जन्य हैं। तो चमड़ा प्राणी जन्य पदार्थ है। नम हवा में इन पदार्थों पर फफूंदी और अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होकर के वे खराब और चीड़ हो जाते हैं, इसलिए इनका रखरखाव ठीक से किया जाता है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।